नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। बिहार में दूसरे चरण का भी नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन का हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़ाई विपक्ष और सत्तारूढ़ एनडीए के बीच नहीं, बल्कि खुद महागठबंधन के भीतर ही चल रही हो। टिकट बंटवारे से लेकर प्रत्याशी बदलने तक हर कदम पर भ्रम, असंतोष और पार्टी नेताओं के बीच नागिन डांस देखने को मिल रहा है। जो गठबंधन जनता को एकजुटता का संदेश देने निकला था, वो आज अपनी ही रणनीति में उलझा हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में शामिल प्रमुख दल राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और मुकेश सहनी के वीआईपी कागज पर तो एकजुट दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हर दल अपने अपने समीकरण और स्वार्थ साधने में लगा है। कहीं टिकटों की अदला बदली से बगावत भड़क उठी है, तो कहीं फ्रेंडली फाइट के नाम पर सीधे सीधे टकराव की स्थिति बन गई। सुपौल सीट से ही बात की शुरुआत करें तो इस सीट पर कांग्रेस ने पहले अनुपम सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। सब कुछ तय लग रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में पार्टी ने अचानक निर्णय बदलते हुए मिन्नत रहमानी को टिकट दे दिया। ये फैसला रातों रात लिया गया और नतीजा ये हुआ कि अनुपम सिंह ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। और अब सोचिए कि स्थिति ये है कि एक ही पार्टी के दो उम्मीदवार एक ही सीट पर मुकाबले में हैं। कांग्रेस में इस तरह के कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि पार्टी का आंतरिक तालमेल लगभग खत्म हो चुका है। सुपौल की तरह भागलपुर, कटिहार, सीवान और औरंगाबाद में भी टिकट वितरण को लेकर जबरदस्त असंतोष देखने को मिला। कई पुराने और वफादार नेताओं ने खुलकर विरोध कर दिया। मधेपुरा की आलमनगर सीट का मामला तो और दिलचस्प है। यहाँ वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी को एक नहीं बल्कि दो सिंबल मिल गए, एक राजद से, दूसरा वीआईपी का। अब चुनाव आयोग भी कंफ्यूज है कि आखिर जिस तरह से मामले आ रहे हैं, ऐसे मामले तो पहले कभी भी देखे ही नहीं गए थे, तो वो क्या करें। तेजस्वी यादव ने भले ही महागठबंधन के चेहरे के तौर पर खुद को आगे रखा हो, लेकिन सीट बंटवारे के दौरान राजद का रुख सहयोगियों एकदम पसंद नहीं आया। राजद ने अपनी पहली सूची में 143 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस और वामपंथी दलों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस को कुल 70 सीटें दी गई, लेकिन कई सीटों पर पार्टी के दावेदारों को आखिरी समय तक कोई क्लियरिटी नहीं मिली। कांग्रेस ने अब तक 4 लिस्ट जारी की है और हर बार किसी न किसी सीट पर विवाद खड़ा हुआ है। चौथी सूची में भी कई बदलावों ने नेताओं के बीच असंतोष फैला दिया है। उदाहरण के तौर पर प्राणपुर सीट से तय उम्मीदवार को अचानक बरारी भेज दिया गया, जबकि बरारी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेता को अंतिम समय में बाहर कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों जगह बगावत के हालात बन गए। राजद कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान बढ़ी कि कई क्षेत्रों में एक ही सीट पर दोनों दलों के उम्मीदवार मैदान में उतर गए। ऐसी लगभग 5 सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट का नारा दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह मुकाबला बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं दिखता। महागठबंधन नेताओं का दावा है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, यानी गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ नाम मात्र का मुकाबला करेंगे ताकि विपक्षी वोट विभाजित ना हो। लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। दरअसल कई सीटों पर स्थानीय स्तर पर राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुली भिड़ंत देखने को मिल रही है। प्रचार अभियान अलग अलग चल रहे हैं, बैनर पोस्टर अलग हैं और भाषणों में एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में फ्रेंडली फाइट महज एक राजनीतिक जुमला बनकर रह गया है। पहले चरण के नामांकन वापसी की अंतिम तारीख तक भी ये विवाद कई सीटों पर सुलझ नहीं पाया। हालात इतने बुरे हैं कि चुनाव आयोग के कुछ सूत्रों की माने तो उनके अनुसार गठबंधन के भीतर कम से कम 4 जगहों पर प्रत्याशी बदलने की आधिकारिक मांग नामांकन के बाद की गई, जो संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने स्थिति को संभालने की कई कोशिशें की और उन्हें घोसी सीट पर विवाद सुलझाने के लिए राहुल शर्मा को जहानाबाद भेजा। वहीं स्वर्ण विरोधी छवि को संतुलित करने के लिए मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज से टिकट दिया। तेजस्वी के फैसलों से कुछ जातीय समीकरणों में राहत जरूर मिली, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष खत्म नहीं हुआ। राजद की कार्यशैली को लेकर कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आने ही लगा
कि कई कांग्रेस नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे में सहयोगी दलों से ज्यादा खुद की मनमानी पर ज्यादा फोकस किया है। वहीं राजद समर्थक कहते हैं कि कांग्रेस के कई नेता ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रहे और सिर्फ टिकट पाने की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे बात बनेगी? इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी टिकट वितरण के दौरान विदेश दौरे पर थे और पार्टी के बिहार प्रभारी तथा स्क्रीनिंग कमेटी ने अधिकांश फैसले बिना केंद्रीय नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि कई निर्णयों पर बाद में जो पहले की रणनीति बनी थी उसमें फेरबदल करना पड़ा। लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की सक्रिय भागीदारी होती तो शायद इतना भ्रम नहीं फैलता। कांग्रेस के भीतर अब भी ये सवाल गूंज रहा है कि क्या पार्टी ने सही रणनीति अपनाई है या वो महागठबंधन की राजनीति में फिर पिछड़ गई है। महागठबंधन में शामिल जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी इस बार टिकट बंटवारे से नाराज नजर आए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गठबंधन धर्म निभाना है तो सभी को सम्मानजनक हिस्सेदारी देनी चाहिए, ना कि अपने अपने घर की मनमानी चलानी चाहिए। पप्पू यादव का ये बयान महागठबंधन के अंदर चल रहे असंतोष के बारे में खुलकर बता देता है। उनके समर्थक खुले तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस ने कई जगहों पर स्थानीय समीकरण की अनदेखी की। वहीं राजद के कार्यकर्ता ये तर्क देते हैं कि पप्पू यादव खुद अपने प्रभाव वाले इलाकों में टिकट बंटवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान जनता और गठबंधन समर्थकों को हुआ है। जिन सीटों पर दो दो उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां मतदाताओं में भ्रम की स्थिति है कि असली प्रत्याशी कौन है। प्रचार के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान जनता और गठबंधन समर्थकों को हुआ है। जिन सीटों पर दो दो उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां मतदाताओं में भ्रम की स्थिति है कि असली प्रत्याशी कौन है। प्रचार के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, जिससे विपक्ष की छवि को और नुकसान पहुंच रहा है। एनडीए इसका खुला लाभ उठा रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार ये तंज कस रहे हैं कि जो खुद में एक नहीं, वो बिहार के लिए, यहाँ के मुद्दों के लिए क्या एक करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के भाषणों में अब हर बार ये बात बोली जा रही है कि महागठबंधन अब महाविभाजन बन चुका है। कोई इसे महासंकट तक कह दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महागठबंधन के भीतर इस तरह की अराजकता से बीजेपी जेडीयू गठबंधन को एक बड़ा नैरेटिव मिला है और वो है स्थिरता बनाम अव्यवस्था। बिहार की राजनीति में ये मुद्दा हमेशा असरदार रहा है और 2025 के चुनाव में भी ये देखने को मिल रहा है। सबने से सुना, महागठबंधन का हिस्सा बने वामपंथी दल सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल भी इस बार खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। सीट बंटवारे में उन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, जबकि पिछले चुनाव में इसका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा। 19 में से 12 पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। लोकसभा में भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लेकिन बावजूद इसके कई क्षेत्रों में उनके पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट से वंचित कर दिया गया। इसीलिए वामदल कह रहे हैं कि उन्हें जमीनी ताकत के अनुपात में सीटें नहीं मिली। राजद का तर्क है कि वाम दलों का वोट बैंक सीमित है और कई जगहों पर उनकी जीत की संभावना कम थी। इस पर वाम दलों ने जवाब दिया है कि अगर जीत हार की गणना से ही गठबंधन चलता तो फिर विचारधारा की बात क्यों की गई थी। बिहार की जनता महागठबंधन की इस स्थिति को बारीकी से देख रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को अच्छा प्रदर्शन मिला था, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गया था। तब ये माना गया था कि अगर कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया होता तो सत्ता परिवर्तन संभव था, लेकिन 2025 के चुनाव में हालात बिल्कुल उल्टे दिख रहे हैं। महागठबंधन अपने ही विरोधों में उलझ गया है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है और जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि विपक्ष संगठित नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बिहार के मतदाता सिर्फ नेताओं की घोषणा पर नहीं, बल्कि उनकी संगठन क्षमता और अनुशासन पर भी वोट देंगे। ऐसे में महागठबंधन की यह अराजक तस्वीर उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। बिहार की राजनीति हमेशा समीकरणों और गठबंधनों की राजनीति रही है, लेकिन इस बार महागठबंधन के भीतर जो हालात बने हैं वो सिर्फ चुनावी असंतोष नहीं, बल्कि राजनीतिक अव्यवस्था का संकेत है। एक और मोदी नीतीश का एनडीए सटीक रणनीति और एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्षी दल आपसी मतभेदों में उलझे हुए हैं। महागठबंधन के नेताओं के पास अब बहुत कम समय बचा है।
अगर उन्होंने इन विवादों को समय रहते सुलझा नहीं पाए तो ये चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर खो देने की तरह ही होगा। बिहार की जनता अब यह तय करेगी कि क्या वो महागठबंधन के वादों पर भरोसा करे या जो महागठबंधन में चल रहा है उसकी हकीकत को ध्यान में रखकर वोट करे, ताकि जो 14 नवंबर को रिजल्ट आए उसमें बेहतर बिहार की उम्मीद की जा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।